फिजन और फ्यूजन। इस वीडियो में हम रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि एक एटम न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। याद रहे, एटम का मास, जिसे एटॉमिक मास भी कहते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कुल तादाद को जाहिर करता है। क्या आप जानते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। न्यूट्रॉन्स की मुख्तलिफ तादाद के बायस एटम के एटॉमिक मास में भी फ़र्क वाक़या हो जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, जिसके आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। प्रोटियम यानी H1, H2 या ड्यूट्रियम, जिसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन मौजूद होता है, इसका मास H1 यानी प्रोटियम के मुकाबले में दुगना होता है। H3 या ट्रीटियम, इसका एटॉमिक मास प्रोटियम के मुकाबले में 3 गुना होता है। क्या आपने रेडियो एक्टिविटी यानी तापकारी के बारे में सुना है? वो अनासर जिनका मास नंबर 82 से ज़्यादा है, ये कुदरती तौर पर अनस्टेबल यानी गैर मुस्तहकम एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये अनासर खुद को मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रेडिएशन के नतीजे में इन अनासर के एटम्स टूट फूट कर दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स में तब्दील हो जाते हैं। प्लूटोनियम Z equals to 84, रेडियम Z equals to 82 और यूरेनियम Z equals to 92। प्लूटोनियम, रेडियम और यूरेनियम कुदरती तौर पर पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये बात गौर तलब है कि रेडियो एक्टिविटी एक इर्रिवर्सिबल अमल है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की फितरी खासियत के बायस मुसलसल जारी रहता है। क्या आप जानते हैं कि 1896 में हेनरी बैकल नामी फ्रांसीसी साइंसदान को हादसाती तौर पर मालूम हुआ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से निकलने वाली ये रेडिएशंस दरअसल अल्ट्रावायलेट रेज हैं। इसके बाद रदरफोर्ड और दीगर साइंसदानों ने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और उनकी रेडिएशंस पर तहकीक करके दरियाफ्त किया कि ये रेडिएशंस 3 तरह की हैं, जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा रेज का नाम दिया गया। अल्फा रेज दर हकीकत हीलियम का न्यूक्लियस हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि बीटा रेज नेगेटिव चार्ज की हामिल होती हैं। अलबत्ता गामा रेज पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी वो न्यूट्रल होती हैं। आइए न्यूक्लियर फिजन के बारे में जानते हैं। जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, तो वो 2 अज्जा में तब्दील हो जाता है। इस अमल के नतीजे में 3 न्यूट्रॉन्स और काफ़ी बड़ी तादाद में एनर्जी हासिल होती है। इस अमल को फिजन रिएक्शन कहा जाता है। आइए यूरेनियम की मिसाल लेकर इसे समझते हैं। जब यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस 2 अज्जा यानी बेरियम 144 और क्रिप्टॉन 90 में तब्दील हो गया। साथ ही 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगावाट एनर्जी हासिल हुई। ये तवानाई हरारत की शक्ल में हासिल होती है। ये एक इर्रिवर्सिबल और कभी ना रुकने वाला अमल है। इस रिएक्शन के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा हरारत प्रोड्यूस होती है। चूँकि ये एक चेन रिएक्शन है, इसलिए अगर ये एक बार शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल करने के लिए कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन करवाना ज़रूरी है। ऐसा निज़ाम जिसमें फिजन रिएक्शन से हासिल होने वाली हरारत को कंट्रोल किया जा सके, उसे न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स लगाई जाती हैं। फिजन की मदद से टरबाइन्स को चलाया जाता है और बिजली बनाई जाती है। क्या आपको मालूम है कि फ्यूजन फिजन रिएक्शन का ऑपोजिट है? न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल में 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर निस्बतन भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। इस अमल के नतीजे में भी बहुत ज़्यादा तवानाई खारिज होती है।
जब ड्यूट्रियम और ट्रीटियम के न्यूक्लियस को मिलाते हैं तो हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और कसीर तवानाई हासिल होती है। इस अमल के नतीजे में हासिल होने वाले हीलियम और न्यूट्रॉन का मजमूई मास ड्यूट्रियम और ट्रीटियम के मजमूई मास से कम होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इस इक्वेशन पर गौर करें तो मालूम होता है कि ड्यूट्रियम जिसका मास 2 है और ट्रीटियम जिसमें 3 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं एक दूसरे से रिएक्शन के बाद हीलियम फॉर्म करते हैं जिसका मास 4 है, 5 नहीं। इसे समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की इस फेमस इक्वेशन को समझना होगा जिसे हम E = mc² के नाम से जानते हैं। E = mass multiplied by speed of light squared। इस इक्वेशन में E जाहिर कर रहा है एनर्जी को, जबकि m से मुराद है किसी भी बॉडी का मास, जबकि इस इक्वेशन में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की मदद से प्रूव किया कि एनर्जी और मास एक ही तरह की फिजिकल एंटिटीज हैं जो एक दूसरे में तब्दील हो जाती हैं, यानी हीलियम की फॉर्मेशन के दौरान ड्यूट्रियम और ट्रीटियम का एक मास एनर्जी में तब्दील होना। फ्यूजन का अमल लेबॉर्ट्री में करवाना खासा मुश्किल काम है क्योंकि इस रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हरारत दरकार होती है ताकि रिएक्शन करने वाले न्यूक्लियाई के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को कम किया जा सके। फ्यूजन के इस अमल को मुमकिन बनाने के लिए 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत दरकार होता है। हम जानते हैं कि ज़मीन पर तवानाई फराहम करने का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सूरज से हासिल होने वाली तवानाई न्यूक्लियर फ्यूजन का नतीजा है? सूरज का इंटरनल टेम्परेचर तकरीबन 1.5 × 10⁶ डिग्री सेल्सियस है और इसीलिए फ्यूजन का अमल यहाँ बआसानी तकरीबन 5 × 10⁹ सालों से वक़ूए पजीर हो रहा है। यहाँ मौजूद हाइड्रोजन के आइसोटोप्स न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए फ्यूल का काम सरअंजाम दे रहे हैं। 1 सेकंड में लाखों टन के हिसाब से ये ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सूरज का मास इतना ज़्यादा है कि खरबों सालों तक हाइड्रोजन की फराहमी बरकरार रह सकती है। क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए अब तक पुरअमन मकासद हासिल नहीं किए जा सके?